यह कहानी दर्द, जुनून और एक के बाद एक घातक गलतियों की है। यह कहानी शुरू होती है एक महिला से जो खुद को सेलेना कहती थी। जब कहानी शुरू होती है तब सेलेना 27 साल की है। वो वर्जीनिया में रहती है। वो कोस्ट गार्ड भी रह चुकी है। ऊपर से देखने पर लगता है कि उसकी जिंदगी ठीक चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर सेलेना एक बहुत बड़ा बोझ उठाई हुई है। हाई स्कूल के समय उसका दावा है कि उसके एक क्लासमेट ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया था, एक ऐसा अनुभव जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस समय उसने एक मुश्किल फैसला लिया। उसने अपनी रिपोर्ट नहीं की, उसने बस आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ जख्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। लगभग 10 साल बाद 2017 में सेलेना को लगता है कि अब वो बोल सकती है। वो वर्जीनिया पुलिस के पास जाती है और इस घटना का रिपोर्ट करती है। जिस व्यक्ति पर वो आरोप लगाती है उसका नाम मैथ्यू है। अब मैथ्यू भी करीब 27 साल का है। अब वो ओया में रहता है। पुलिस सेलेना की बात सुनती है, लेकिन एक बड़ी समस्या होती है। बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है। कोई फिजिकल सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। पुलिस उसे बताती है कि वह कोई चार्ज फाइल नहीं कर सकते। सेलेना पूरी तरह से टूट जाती है। इतने सालों के बाद हिम्मत जुटाने के बावजूद सिस्टम उसकी मदद नहीं कर पाता। एक बार फिर वह जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती है। समय बीतता है। सेलेना अभी शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी उसे कल्पना भी नहीं की थी। वह फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी और फेसबुक पर उसे पीपल यू मे नो में एक नाम सूझता है। वह नाम है मैथ्यू। 15 साल बाद भी वही चेहरा। सेलेना को एहसास होता है कि वह अपने अतीत से भाग नहीं सकती और इस बार वो इसे छोड़ने वाली नहीं है। वह मैथ्यू को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। मैथ्यू उसे स्वीकार कर लेता है। दोनों के बीच मैसेज शुरू होते हैं। पहले सामान्य बातचीत, फिर दोस्ती। दोनों फिर से करीब आने लगते हैं। फिर सेलेना वर्जीनिया से 300 मील ड्राइव करके ओयो आने की बात करती है। मैथ्यू मान जाता है। सेलेना उसके घर के पास एक एयरबीएनबी बुक करती है। वह अपनी पति की कार लेती है और ओया के लिए निकल पड़ती है। जब सेलेना पहुंचती है, मैथ्यू अपने सहकर्मियों के साथ शराब पी रहा होता है। सेलेना उसे बाहर से पिक करती है। कई लोग देखते हैं कि मैथ्यू उसके साथ जा रहा है। उस रात दोनों एयरबीएनबी में साथ रहते हैं। उनके बीच क्या हुआ यह सिर्फ वही दोनों जानते हैं। अगले दिन सेलेना और मैथ्यू हाइकिंग पर जाते हैं। वे पास के एक नेशनल पार्क में जाते हैं। एक सुनसान रास्ता, एक शांत जगह, पास में एक पुराना कब्रिस्तान भी। एक समय पर मैथ्यू पीठ घुमाता है और तभी सेलेना पिस्तौल निकालती है और उसे मार देती है। मैथ्यू वही मर जाता है। सेलेना उसे वही छोड़ देती है और सीधे वर्जीनिया निकलती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिनों बाद हाइकर्स को मैथ्यू की लाश मिलती है। ओया पुलिस जांच शुरू कर देती है। मैथ्यू के सहकर्मी बताते हैं कि उन्होंने एक महिला को उसे बाहर से लेते जाते हुए देखा था। पुलिस गाड़ी का पता करती है। वह गाड़ी सेलेना के पति के नाम से निकलती है। अब पुलिस के पास एक अहम सुराग था, लेकिन यहाँ पे मैथ्यू की माँ टूट जाती है। उसका बेटा मर चुका है और उसका कातिल अभी भी आज़ाद घूम रहा है। वो खुद जांच शुरू कर देती है, सबूत खंगालती है, लोगों की जिंदगी टटोलती है। मैथ्यू की पुरानी गर्लफ्रेंड पर शक करने लगती है। आखिरकार उसे लगता है कि उसने कातिल को ढूंढ लिया है, लेकिन वो गलत होती है। वह एक बेगुनाह महिला को दोषी मान लेती है और पुलिस के पास जाने से बजाय वो खुद इंसाफ करने का फैसला करती है। मैथ्यू की माँ एक भूरे रंग का जैकेट और कैप खरीदती है, जैसे कि वो डिलीवरी ड्राइवर लगे। वो अपने पति के साथ निकलती है। दोनों वाशिंगटन डीसी जाते हैं। उसके हाथ में एक डिब्बा होता है, जिस डिब्बे के अंदर एक लोडेड पिस्तौल। वो दरवाजे की घंटी बजाती है। जैसे महिला दरवाज़ा खुलती है, मैथ्यू की माँ बंदूक निकालती है और उसके पेट में 2 गोलियां मार देती है। महिला गिर जाती है, लेकिन जिंदा रहती है। दोनों वहां से भाग जाते हैं। पुलिस तुरंत हरकत में आती है। वो संदिग्ध कार को खोज लेते हैं। कार को रोका जाता है। अंदर बैठी मैथ्यू की माँ समझ जाती है कि सब खत्म हो गया। पुलिस कुछ करने से पहले वो वही खुद को गोली मार देती है। उसके पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर 1 महीने बाद जब वे अपनी जांच पूरी करती है और आखिरकार सेलेना को मैथ्यू की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। सेलेना हत्या की बात कबूल करती है। मैथ्यू के पिता को जेल की सजा मिलती है और वाशिंगटन डीसी में गोली लगने वाली महिला जिंदा बच जाती है।